हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को वी विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड पार्ट अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड इज द साइकोमोटर डोमेन। जो ये 3 पार्ट हैं, ये बेसिकली जब भी हम टीचिंग में कभी इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं, तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि हम किस उद्देश्य के हिसाब से यहाँ पे टीचिंग के उद्देश्य हमारे जो हैं, किस हिसाब से हम यहाँ पे इनको बना रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली कॉग्निटिव मोटर क्या होता है उसको जानने से पहले हिंदी में समझते हैं। उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो आपका 3 तरीके से किया गया है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञान का जो पक्ष है, जिसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आता है। भावात्मक पक्ष में ग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, अनुमूल्यन करना, अवधारणा, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण आता है। क्रियात्मक पक्ष में यहाँ पर आपका अनुकरण, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन और स्वाभाविकरण आता है। तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, समझना तो है ही, लेकिन आपको इन चीज़ों को एकदम से लर्न कर लेना है कि वो सीधे सीधे आपके सीरियल से लगाने के लिए आ जाते हैं। सो आपको ये एनी हाउ ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन्स क्या होता है। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है मेंटल स्किल, यानी कि ये हमारे संज्ञान से संबंधित होता है। यानी कि हमारा जो मेंटल लेवल है, हम कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं ऑफ द इंडिविजुअल। द कॉग्निटिव डोमेन encompasses of 6 category which include knowledge, comprehension, application, analysis and synthesis and evaluation। तो गाइज मैंने अभी आपको हिंदी में ये बताया था, तो ये सारी चीजें अब इंग्लिश में, और ये सारा क्या होता है, लगाने के लिए आता है सीरियल से। तो आप इसका कोई ट्रिक बना लीजिएगा, लेकिन एनी हाउ आप इसको लगाना जरूर सीख लीजिएगा कि किस तरह से ज्ञान, बोध, प्रयोग या फिर आपका नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन आता है। अब यहाँ पे हियरकी अगर हम बात करें कॉग्निटिव डोमेन की, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी 6 चीजें हैं उनको हमने यहाँ पे सीरियल से लगाया है। इसकी क्या एबिलिटी होती है, यानी कि क्या, जैसे अगर हम किसी की नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, किसी का हम इवेल्युएशन करना चाहते हैं, तो इवेल्युएशन करने में क्या क्या आता है। एवेल्युएशन करने से क्या होगा, जज कर सकेंगे, आर्ग्यू कर सकेंगे, क्रिटिसाइज कर सकेंगे, ग्रेड दे सकेंगे, डिसाइड कर सकेंगे। तो ये सारी क्या है, इसकी बेसिकली लर्निंग आउटकम है। ऐसे ही किसी की नॉलेज को बढ़ाने से क्या होगा, वो चीज़ों को याद रख सकेगा, वो मेमोराइज कर सकेगा, वो चीज़ों को रिकॉल कर सकेगा, रिपीट कर सकेगा, रिकॉग्नाइज कर सकेगा। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंड करना। तो किसी चीज़ को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमने आपको सिखा दिया कॉम्प्रिहेंशन, कि बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप कर दी, यानी कि ये हमारा किस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इससे लर्निंग क्या हुई, इससे बेसिकली आपने डिफ्रेंशिएट करना सीखा, आप डिस्कस कर सकते हैं उस टॉपिक को, आप डिकोड कर सकते हैं, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी क्या हैं, ये हैं लर्निंग के आउटकम। यानी कि जब ये टीचिंग उद्देश्य होते हैं, ये टीचिंग आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, तो इनसे ये सारे लर्निंग के यहाँ पे आउटकम आते हैं। अब जैसे ज्ञान से है, ज्ञान से क्या होता है, जैसे किसी जानकारी को याद करने के लिए हम इस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। समझ बूझ से क्या होता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, यानी जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी तो उस समस्या को हम व्याख्या कर सकते हैं। अनुप्रयोग करने से ये होता है कि कोई भी अमूर्त तरीके से हमें कोई मूर्त स्थिति दिखाई जाएगी तो उसको अमूर्त में हम प्रयोग कर सकते हैं। विश्लेषण करने का मतलब होता है छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में बांटकर चीजों को समझना। संश्लेषण का मतलब होता है किसी एक पैटर्न पे सारी चीजों को लेके आना, और मूल्यांकन का मतलब है कि फाइनली डिसीजन लेना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी लर्निंग की हियरकी। और हियरकी में टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन टीचिंग ऑब्जेक्टिव से बेसिकली क्या आउटकम आ सकते हैं, ये इस वीडियो में या इस कंटेंट में मैंने समझाया आपको। अब देखते हैं हम क्या हुआ आगे चल के। इसको देखा गया कि नाउन से ज्यादा इंपोर्टेंट होता है वर्ब, यानी कि किसी चीज की संज्ञा को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, वर्ब में। तो पहले तो ये था 1956 में ये थी टैक्सोनॉमी, और आगे चल के 2001 में क्या हो गई। अब क्या आता है प्रश्न की, जो रिवाइज हुई, इसको बोलते हैं कि रिवाइज हुई थी, तो जो रिवाइज हुई थी उसमें क्या बदला। तो आपको ये तो पहले स्लाइड से याद ही हो गया। अब आपको बस 2 चीजें यहाँ पे याद करना है कि जो नॉलेज थी वो हो गई रिमेम्बर, यानी कि अब याद करना जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन हो गया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन हो गया अप्लाई, एनालिसिस हो गया एनालाइज, एंड सिंथेसिस हो गया आपका क्रिएट, और इवेल्युएशन हो गया इवेल्युएट। यानी कि 2001 में यहाँ पर इवेल्युएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई क्रिएशन को, यानी कि चीजें बनाना,
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन करके भी पूछता है, और 2001 के, अगर 2001 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 2001 का पूछेगा, और अगर 1956 का पूछेगा तो वो ईयर आपका मेंशन रहेगा। तो फिर से याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और सृजन करना। तो इसका हिंदी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका हिंदी क्या है ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसका हिंदी है सृजन करना। सृजन करना सबसे बड़ा है, उसके नीचे मूल्यांकन, फिर विश्लेषण, फिर लागू करना, फिर समझना, फिर याद रखना। ऐसे ही आपका ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन में, जो बाद में रिवाइज हुआ था, जिसको एंडरसन और कुर्थबॉल ने दिया था। तो क्रिएट करने का यहाँ पे क्या मतलब है? कोई ओरिजिनल वर्क है आपका, मौलिक काम है, तो उसको हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर जस्टिफाई का मतलब क्या दिया गया कि डिसीजन लेना, क्रिटिसाइज करना, वही है। एनालिसिस का मतलब किसी हमें बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना, किसी चीज को कंपेयर करना। अप्लाई करने का मतलब है किसी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है किसी आइडिया कंसेप्ट को समझना। एंड रिमेंबर का मतलब है फैक्ट्स को रिकॉल करना, बेसिक कंसेप्ट को समझना और उसको डिफाइन करना, जरूरत पड़े तो उसको रिपीट करना। तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन का था, ये एंडरसन और कुर्थबॉल ने बाद में इसको रिपीट किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट अफेक्टिव डोमेन। हाँ, और एक चीज ये है कि ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, ये आपके हेड के साथ डील करता है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन डील करता है हमारे हेड के साथ, और जो आपका अफेक्टिव डोमेन होता है वो हमारे हार्ट के साथ। और तीसरा जो डोमेन होता है, जो मैंने आपको बताया था, यानी कि क्रियात्मक पक्ष, वो आपका डील करता है हैंड के साथ। अफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें तो अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड द फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति क्या फील करता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं? हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं। तो ये हार्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको हार्ट से रिलेटेड बताते हैं, जिसमें फीलिंग्स, इमोशंस और एटीट्यूड आता है। इस कैटेगरीज को अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। ये किसी फिनोमिना के लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे किसी चीज को वैल्यू देते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको करेक्टराइज करते हैं, ये जो सारी करेक्टरिस्टिक है वो अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है। तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइज एंड करेक्टराइजिंग, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। लास्ट आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन हमारा क्रियात्मक पक्ष है, जो हमारे हैंड से रिलेटेड है, यानी कि हमारी मोटर स्किल्स, किसी काम को करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है परसेप्शन, सेट, रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स, एडॉप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारे मैंने आपको हिंदी वाले स्टूडेंट को एक ही साथ चार्ट दे दिया है, आप वहीं से इसको याद कर लें। तो बेसिकली ये क्या है? ये इसका एक हियरार्की है जिसको आपको रटना होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है, सबसे छोटा लेवल जो इसका है वो परसेप्शन है, फिर सेट करते हैं चीजों को, फिर रिस्पॉन्स, फिर मैकेनिज्म, देन कॉम्प्लेक्स, ओवर्ट रेस्पॉन्स, इन एडेप्शन, और सबसे अंत में आता है यहाँ पे किसी चीज को कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। आगे चल के डेव ने एक दिया था, जो आपका 1975 में टेक्सोनॉमी, इन्होंने बताया था कि इमिटेशन, यानी कि हम किसी चीज को कैसे फॉलो करते हैं, मैनिपुलेशन, यानी कि किसी चीज में कैसे आप मैनिपुलेट करते हैं, हेर फेर करते हैं, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो यहाँ पर सबसे टॉप पे क्या है आपका? नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन जो स्किल होती है, मास्टरिंग अ हाई लेवल परफॉर्मेंस अंटिल इट बिकम सेकेंड नेचर और नेचुरल विदाउट नीडिंग टू थिंक मच अबाउट इट। एंड आपका आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को हम कैसे किसी हारमोनी को अचीव करते हैं और कैसे हम उस पर इंटरनल कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं, यानी कि जो हमारी आंतरिक कंसिस्टेंसी है, या कह सकते हैं रिलायबिलिटी, उसको कैसे बनाए रखते हैं। प्रिसीजन का मतलब है बिकम मोर एक्सेट परफॉर्मेंस स्किल विद इन द हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। मैनिपुलेशन, किसी चीज को घटाया, बढ़ाया, हेर फेर किया। तो बीइंग एबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन बाय मेमोरी और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। इमिटेशन, ऑब्जर्विंग द पैटर्न, किसी पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं फिर समझते हैं। तो इमिटेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपालन, यानी कि किसी को देखकर उसके जैसा काम करना। नेक्स्ट है हमारा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक और लर्नर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस एंड एडल्ट लर्नर। तो यहाँ पर लर्नर की जो करेक्टरिस्टिक हैं, जो भी हमारा लर्नर है, उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक देखनी है? एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई में कैसा है, सामाजिक व्यवहार उसका कैसा है, इमोशंस, भावनात्मक व्यवहार कैसा, और उसका संज्ञानात्मक
जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है वो क्या होती है। ये हमारी लर्नर की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट, यानी कि हम किसी लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको उसके पर्सनल और सोशल यानी कि उसके व्यक्तिगत और सामाजिक एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग बताते हैं। इसके अलावा फील्ड ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, यानी कि बच्चा कितना ज़्यादा किसी पे डिपेंड करता है या वो स्वतंत्र रूप से बात। इसके अलावा रिफ्लेक्टिवली एंड इम्पल्सिबिलिटी, लर्निंग का स्टाइल उसका क्या है, उसकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, उसका सोचने का स्टाइल कैसा है। तो इन सारी चीज़ पे लर्निंग की स्किल्स को समझा जाता है। इसे हिंदी में देखते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं। स्वतंत्र और निर्भरता के आधार पर समझ सकते हैं। परावर्तक और आवेग, यानी कि वो चीज़ों को, परावर्तक का मतलब बदलना और आवेग का मतलब गुस्सा आना या नहीं आना। सीखने की उसकी शैली क्या है, कौशल का आधार क्या है, सोचने की शैली क्या है, इस आधार पे हम शिक्षार्थी की विशेषताओं को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल एट्रीब्यूट। सोशल यानी कि सामाजिक जो उसका व्यवहार है या उसकी जो विशेषताएं है उसमें क्या क्या आता है। उसकी एज और उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, उसका यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है, बेसिकली उसका टैलेंट क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है चीज़ों को समझने की, डील करने की। इसके अलावा उस किस इन्वायरमेंट में रहता है, किस इन्वायरमेंट के अंडर में वो वर्क करता है। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उसकी सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पे आती हैं। तो ये सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताएं हैं किसी व्यक्ति विशेष की, जिसके आधार पे उसकी हम लर्निंग कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। अब इसका हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कोई बच्चा है उसकी एज 1 ईयर है तो उसके लिए अलग टीचिंग है, कोई बच्चा उसकी एज 10 ईयर है तो उसके लिए अलग टीचिंग है। यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक, यानी कि किसी बच्चे का इंडिविजुअल और सोशल क्या करेक्टरिस्टिक है उसके आधार पे ही हम यहाँ इंस्ट्रक्शन का निर्णय लेते हैं, यानी कि निर्देशन का डिसीजन जो है वो बच्चे की इन दोनों करेक्टरिस्टिक को देख में लिया जाता है। अब इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट फील्ड। फील्ड का मतलब है सराउंडिंग, बच्चा किस सराउंडिंग में रह रहा है, टीचर का सपोर्ट कितना है, वो सेल्फ स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन में है, किस तरह की बच्चे सिचुएशन में काम कर रहा है, उसके साथ लोग कैसे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा है, उसको कितना रीइंफोर्स मिल रहा है, उसका गोल क्या है। इन सारी चीज़ों को हम सराउंडिंग में देखते हैं। तो यहाँ से फील्ड का मतलब है उसका परिवेश, परिवेश का मतलब आसपास, जिस जगह पे वो रहता है आसपास उसके किस तरह का माहौल है, किस तरह के लोग हैं। रिफ्लेक्टिव, परावर्तक वर्सेस आवेगशीलता। When a question is posed, students who respond quickly and make a fair number of mistakes are said to have a fast conceptual tempo. They are said to possess impulsive style of learning. In problem-solving situation, the impulsive learner collects less data, they are less systematic and does not look for alternative solutions. वहीं जो यहाँ पर दूसरी तरीके के लर्नर होते हैं उनमें क्या होता है, स्लो इन रेस्पॉन्स एंड टेंड टू मेक few mistakes are called reflective. Reflective learners spend more time collecting information and analyzing the data before offering a response. यानी एक बच्चा जो है जो बहुत जल्दी आंसर दे रहा है आपको, ठीक है, कि उसे भले ही उससे गलती हो जाए, लेकिन आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ बच्चे एकदम से इम्पल्स होते हैं, वो तुरंत आपको आंसर देंगे चाहे मिस्टेक कर देंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगे, सोचेंगे ज़्यादा, आंसर कम करेंगे, लेकिन गलतियां भी सबसे ज़्यादा कम करते हैं। तो जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ छात्र बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, तो जो जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं उनमें गलतियां ज़्यादा होती हैं, और जो समस्या को सुलझाने में धीरे धीरे काम करते हैं तो कम गलतियां करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम चिंतनशील लोग बोलते हैं। तो इस तरह से दो तरीके के लर्नर होते हैं। क्लासरूम बेस्ड लर्निंग स्टाइल होता है, कुछ विजुअल स्टाइल होता है, एक ऑडिटोरी स्टाइल होता है। विजुअल स्टाइल लर्निंग इजली बेटर थ्रू साइट, ठीक है, यहाँ पर क्लासरूम का ब्राइटनेस, कलर, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, जिसमें दृश्य आधारित और श्रवण आधारित। मोटर लर्नर्स लर्नर थ्रू मोटर एक्टिविटीज। कुछ बच्चे होते हैं जो करके सीखने में विश्वास रखते हैं, कि उनको जब तक किसी चीज़ को कराया नहीं जाता है तब तक उनको चीज़ को समझ में नहीं आता है। तो विजुअल जो लर्नर्स होते हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने हैं, ऑडिटोरी लर्नर कितने हैं, और यहाँ पे काइनेस्टिक यानी कि जो करके सीखते हैं वो कितने हैं। तो विजुअल चीज़ों पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कि जब ज़्यादातर चीज़ों को हम बस देख के सीखना कोशिश करते हैं कि हमने देख लिया, दैट्स इट। फिर दूसरा आता है सुनने से हमें कितना, और फिर थर्ड नंबर पे आता है कि हम कितना ज़्यादा यहाँ पे करके सीखते हैं। जबकि उल्टा है कि अगर हम करके सीखें तो हमें ज़्यादा याद रहेगा। लर्नर
करेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल। तो यहाँ पे भी दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं एक्टिव लर्नर, दूसरे होते हैं पैसिव यानी कि एम्पैथेटिक। एक्टिव जो लर्निंग को पर्पजफुली सुनते हैं, एम्पैथिक का मतलब ये है इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन विच यू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, यानी कि दूसरे की भावनाओं को समझना। तो यहाँ पे सक्रिय श्रवण का ही एक रूप होता है सहानुभूतिपूर्ण, यानी कि दूसरे को समझने का हम जिसमें प्रयास करते हैं। इसके अलावा होते हैं इसमें इवेल्युएटिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग। इन दिस टाइप द लिसनर इवेल्युएट द एक्यूरेसी, मीनिंगफुलनेस इन यूटिलिटी ऑफ स्पीकर्स मैसेज। एंड एप्रिसिएटिव लिसनिंग जिसमें बच्चा खूब इंजॉय करता है, रिलैक्स करता है और इमोशनली वो अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। हिंदी में देख लीजिएगा, मूल्यांकनात्मक सुनना और आलोचनात्मक सुनना एंड सहारनीय रूप से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो थिंकिंग स्टाइल में रिफ्लेक्टिव थिंकर्स होते हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को सोचते हैं, पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हैं, हमेशा पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, एग्जामिन देयर फीलिंग अबाउट व्हाई दे आर लर्निंग, और वो हमेशा ये सोचेंगे कि मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है, किस लिए पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर लर्नर को हम उसकी सोच की क्या शैली है इसके आधार पर भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ होते हैं क्रिएटिव लर्नर थिंकर्स होते हैं। क्रिएटिव यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन लाइक टू प्ले विद द न्यू इन्फॉर्मेशन, उन्हें नई नई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, हमेशा ये भी पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, और वो अपने खुद के नोट्स बनाना पसंद करते हैं, नई चीज़ों को क्रिएट करना पसंद करते हैं, नए नए शॉर्टकट्स बनाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से अपना खुद का वो अपनी चीज़ें खुद से करके समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सी नंबर पे आते हैं आपके प्रैक्टिकल थिंकर्स। प्रैक्टिकल बच्चे कैसे होते हैं, वो किसी भी इंफॉर्मेशन उनके सामने आएगी तो फिर seek the simplest and most efficient way to do their work, not satisfied until they know how to apply their new skill to their job or other interest। वो जब तक किसी चीज को करके नहीं देख लेते हैं व्यवहारिक तरीके से, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। कुछ होते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग, यानी कि वैचारिक रूप से वो किसी कंसेप्ट को, किसी पिक्चर को, किसी इंफॉर्मेशन को पहले देखते हैं, फिर समझते हैं और वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, नॉट जस्ट द फाइनल आउटकम। बहुत चीजों को ये देखते हैं, कोई भी चीज का प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो उस प्रोसेस को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस अडल्ट लर्नर, जिसमें एकेडमिक, सोशल और इमोशनल एंड कॉग्निटिव थिंकिंग की हम बात करेंगे। ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो को समझ लीजिएगा, इसके पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट खत्म होने के बाद ये सेम पीपीटी में आपको दे दूंगी, जिससे आप अपनी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर सकें। ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।